गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर हमारे कनेक्ट थे उसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया था। तो स्टूडेंट, आज हम करते हैं समांतर क्रम में यदि हमारे दो या दो से अधिक संधारित्र या कैपेसिटर लगे हों तो उसका टोटल इक्विवेलेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को वो किस तरीके से हमें दे सकता है। तो कल हमने जैसे लिखवाया था आपको उसके अंदर कि 2 या 3 या 4 रजिस्टर, 4 कैपेसिटर हमारे श्रेणी क्रम में लगे, तो किस तरीके से वो डायरेक्टली हमसे क्या दे देगा, डायग्राम बना करके दे सकता है। ठीक, तो हमारे दो कैपेसिटर इस तरीके से समांतर क्रम में लगे हैं। देखो कैसे, ये ठीक है, ये दो कैपेसिटर हमारे समांतर क्रम में लगे हैं इस तरीके से। ये बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा 5 माइक्रोफैरड का है। ये क्या है हमारा 5 माइक्रोफैरड का, और ये भी हमारा 5 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, आपसे पूछेगा वो कि टोटल इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए या सी टी टोटल इक्विवेलेंट हमसे ज्ञात कीजिए, और इस तरीके से क्वेश्चन को दे देगा। मतलब डायग्राम बना करके भी दे सकता है, वो लिख भी सकता है कि 5 ओम के, नहीं 5 माइक्रोफैरड के तो कैपेसिटर समांतर में लगे हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। यह कह देगा दो समान 5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर समांतर क्रम में लगे हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। या डायग्राम में दे देगा, इस तरीके से वो डायग्राम दे देगा आपको और पूछ लेगा इस तरीके से कि बताइए टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में भी, कि श्रेणी में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है या किस तरीके से हम कंसेप्ट बेस्ड करते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम समांतर क्रम में देखेंगे। तो समांतर क्रम में हमारे दो कैपेसिटर लगे हैं, तो सीधी सी बात है, समांतर क्रम का फॉर्मूला टोटल इक्विवेलेंट का क्या होता है, C1 प्लस C2। तो ये हमारा क्या है, दो कैपेसिटर यदि समांतर क्रम में लगे हैं तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, ये क्या है, दो के लिए दो कैपेसिटर। ठीक है, यदि इसी प्रकार से 3 लगे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारा हो गया C, ये 3 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा C t बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अगर ये 4 के लगा, 4 के लिए है, तो ये हो गया हमारे 4। तो साथियों इसी तरीके से हमारा 4 के लिए दे, 5 के लिए दे, 6 के लिए दे, तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, 2 के लिए दिया, तो उसने क्या क्या वैल्यूज दी है, गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज कितनी है हमारे पास, देखो C1 की वैल्यूज कितनी है, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा C2 भी हमारा क्या है, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, टोटल इक्विवेलेंट निकाल। ठीक, बस अब 2 दिया, 2 के लिए दिया, देख लेंगे यहाँ पर डायग्राम के अंदर कितने कनेक्ट है हमारे, दो कैपेसिटर किस उसमें लगे हैं, हमारे समांतर क्रम में लगे। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये समांतर क्रम में लगे हैं या श्रेणी।
अब यहाँ पर एक डायरेक्शन करंट की दे सकते हैं, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर दी है तो यहाँ से करंट पास करेगी और यहाँ पर जाएगी, ये कोई हमारा नोड मिलेगा, ठीक है। जब नोड मिलेगा तो कुछ ना कुछ करंट एक इधर की डायरेक्शन में जाएगी और कुछ ना कुछ करंट हमारी इधर की डायरेक्शन में जाएगी। मतलब करंट की डायरेक्शन को लगा करके देख सकते हैं हम किसी भी सर्किट्स के अंदर कि हमारा सर्किट्स क्या है, समांतर क्रम में लगा है या फिर हमारा श्रेणी क्रम में लगा, ठीक। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर नोड है, इसका मतलब एक रास्ता करंट को इधर मिल गया, जाने के लिए डिवाइड हो गई, और एक रास्ता इधर मिल गया। तो इसका मतलब ये जो सर्किट दिया है, तो अब हमें पता चल रहा है कि ये सर्किट क्या है, समांतर क्रम में है या पैरेलल कनेक्शन है, ठीक। अब बस फॉर्मूला लगा दो, तो सी टी बराबर C1 और प्लस C2, ठीक है। C1 और C2 की वैल्यूज हमें डायग्राम के अंदर गिवन है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो C2 इजिकल्स टू 5 और प्लस 5 और CT इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैराड, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें कोई भी वो क्वेश्चन दे सकता है, डायरेक्टली निकालने के लिए आ सकता है, तो आप इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि आप क्या है, दो कैपेसिटर दिए हैं समांतर क्रम में, अब की बार क्या देगा वो, अब की बार 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, तो अब की बार 3 कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे। 3 कैपेसिटर हमारे क्या है, समांतर क्रम में लगे, इस तरीके से देखो। ये एक और लगा है, इस तरीके से यहाँ पर वो इस तरीके से पॉइंट बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नोड हो गया, जंक्शन भी कह सकते हैं, तो ए और डी, ठीक है। यहाँ पर वो इस तरीके से कह सकता है, देखो यहाँ पर दे सकता है वो आपको 10 माइक्रोफैरड दे सकता है, और जी यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड दे सकता है, और यहाँ पर 20 माइक्रोफैरड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है टू जेड, ठीक। तो हमसे पूछेगा वो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। इस डायग्राम के अंदर की दिए गए चित्र में टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, लिखने से अच्छा है कि डायरेक्टली, इसका मतलब भी क्या है, यही है। इसका मतलब भी क्या है, यही है कि जो गिवन सर्किट आपको दिया गया है, जो सर्किट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, उस सर्किट को देखकर या उस सर्किट के अंदर जो हमारे कैपेसिटर कनेक्ट हैं, उन कैपेसिटर के द्वारा टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि दो कैपेसिटर यदि समांतर क्रम में लगे हैं तो टोटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहला फॉर्मूला ये होता CT इजिकल्स टू C1 प्लस C2। अगर 3 लगे हैं तो CT इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि हमारे 4 लगे हैं तो CT इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। यदि 5 लगे तो 5 और ऐड हो जाएगा, 6 लगे तो 6 ऐड हो जाएगा, 7 तो 7 ऐड हो जाएगा, अगर 8 लगे तो 8, इनफाइनाइट तक, ठीक। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टोटल इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट्स के अंदर हम कैपेसिटर का टोटल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, देखो सिर्फ ये ध्यान रखना है, यदि समांतर क्रम में हमारे कैपेसिटर कनेक्ट हैं तो सीधा कुछ नहीं होगा, सारे कैपेसिटर कितने भी हैं, जितने भी लगे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर CT इजिकल्स टू
C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। तो इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन हमारे पास देखिए कितने कैपेसिटर कनेक्ट है हमारे पास, तीन। तो CT इजिकल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, बस अब इसके अंदर वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, क्योंकि C1 की वैल्यूज को हम क्या कर ले, इसको जस्टिफाई कर लीजिए C1, इसको जस्टिफाई C2, इसको जस्टिफाई C3। बस हमें पता है, हमने मान ली वैल्यूज, कोई सी भी C1 C2 C3 कोई सी भी मान सकते हो। इसको C1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड होना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो C2 इजिकल्स टू, यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखो 10 माइक्रोफैरड नहीं लिखेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 20। ठीक है, बस ऐड कर दीजिए। CT इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 10, इसको ऐड करिए, इसके अंदर कितना हो जाएगा 10 और 5 15 प्लस 20 35 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब कितने भी हमारे कैपेसिटर समांतर क्रम में कनेक्ट हों, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको डायरेक्टली क्या करना, हमें ऐड कर देना। ठीक, तो साथियों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो किसी भी टाइप्स का बेसिक क्वेश्चन हमारा आता है कैपेसिटर के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टोटल इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखें इस पर बेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो आपको डायग्राम नहीं देगा, कि डायग्राम के माध्यम से ना पूछ करके वो क्या कहेगा, आपको लैंग्वेज में लिख देगा, 2 लाइन में लिख देगा कि 2, यहाँ लिख देगा, या 5, यहाँ लिख देगा 20 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र या कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है, इस तरीके से, या कैपेसिटर, कैपेसिटर समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में लगे हैं या लगे हों, तो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। टोटल इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस, यहां लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ दिया है, देखो 20 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र, इसका मतलब 20 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र। तो 2 संधारित्र हमें 20 माइक्रोफैरड के लेने हैं, तब हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो 2 संधारित्र ले लीजिए, समांतर क्रम में लगे हैं, इस तरीके से। ये लगे हैं, 1 2,
ये, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स के बीच। एक बात और बोल सकता है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या, ए और बी के बीच तुल्य संधारित्र या तुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए, ए और बी। तो यहाँ पे लिख सकता है आप ए बिंदु, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है वो बिंदु ए व बी के मध्य या बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो भी हमारे प्यारे साथियों यही एक बात है, ठीक है, कि वो क्या पूछ रहा हमसे, टोटल इक्विवेलेंट पूछ रहा कि जो हमारे कैपेसिटर कनेक्ट हैं वो टोटल दो कैपेसिटर जो कनेक्ट है हमारे समांतर क्रम में, उनका टोटल इक्विवेलेंट पूछ रहा वो, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारा 20 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी हमारा 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब टोटल कभी कभी क्या दे देता, वो इस तरीके से लिख करके दे सकता है, वो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, वो इस तरीके से वो डायग्राम दे देगा और पूछेगा, यहाँ पर लिख देगा सी इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो किसी भी टाइप से हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए या फिर टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, या इस तरीके से ये डायग्राम दे देगा बस ओनली, और आपसे कहेगा कि सी इक्विवेलेंट, इसका मतलब कुछ नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिख देगा निम्नलिखित डायग्राम में ज्ञात कीजिए। तो सी इक्विवेलेंट हमें ज्ञात करना है, ठीक। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम समझने के लिए बस समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है, लेकिन वो घुमा करके पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी टाइप से घुमाया जा सकता है और घुमाकर ही क्वेश्चन को आजकल पूछा जाता है। तो इसलिए सभी तरीकों को याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अब कर लो, अब हमें पता है ये C1 की वैल्यूज मान लो, इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2, इस तरीके से हम जस्टिफाई कर लें जिससे कि हमें आसान रहे रखने में फॉर्मूला में, ठीक। तो CT इजिकल्स टू C1 प्लस C2, ये है हमारा, ठीक। तो CT इजिकल्स टू 20 प्लस 20, तो CT इजिकल्स टू 20 प्लस 20 40 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर फैरड भी दे सकता है, क्योंकि माइक्रोफैरड छोटी इकाई है, फैरड उसकी और बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी इकाई है फैरड, ठीक है। तो फैरड हमारी कैपेसिटेंस की क्या होती है, फैरड हमारी बड़ी इकाई होती है, ठीक है, मेजर करने के लिए। और माइक्रोफैरड कम होती है, नैनोफैरड और कम होती है, और पिकोफैरड उससे भी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताऊँगा, लास्ट लेक्चर जब भी लेंगे हम उसके बारे में बताएंगे कि कैपेसिटर जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार हमारा रेजिस्टेंस, देखो इस तरीके से करते थे हम, रो इंटू एल अपॉन ए, की रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर हमारा निर्भर करता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा कैपेसिटर भी इस तरीके से हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस तरीके से प्रूव करके पहले हम प्रूव करेंगे कि सी इक्विवेलेंट इतना कैसे आता है, ठीक। जब आ जाएगा तब हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर हमारा कैपेसिटर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों को चेंज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। उन चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी लेंगे, ठीक है। अभी तो न्यूमेरिकल्स हो जाए, क्योंकि हम किस टाइप से कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कैपेसिटर के ऊपर क्या किया था, कैपेसिटर के बारे में हमने प्रूव करवाया था, ठीक है, समांतर और श्रेणी में। फिर उसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल ले लिए, अगेन हमने न्यूमेरिकल ले लिए, न्यूमेरिकल के बाद हमारा जो भी टॉपिक आएगा फिर हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद यदि उसकी कोई भी फॉर्मूला आता है उस पर डिपेंडेंसी देखेंगे, उपयोग देखेंगे, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो साथियों इस तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक। तो
ये हमारे कैपेसिटर के बेसिक टाइप्स न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए। ठीक, और भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी लेंगे आप, लास्ट लेक्चर में, तब हम क्या करेंगे, अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, नमस्कार।